सभी को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास सभी का आज के सेशन में हमारे स्वागत है। अभी तक पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 2011 तथा 2013 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब फरवरी 2014 में जो भी पेपर हुआ था उसका साइंस का जो सेक्शन है वो आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। और इसमें से देखिएगा 24 क्वेश्चंस हैं आपके, तो 24 में से 6 जो 30 क्वेश्चन होते हैं 6 तुम्हारे CDP के थे, तो उनको अभी हमने अलग रखा है। वो अगर आप लोग इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब और शेयर सपोर्ट करते रहे तो हम लोग आपको CDP की क्लासें भी हम देंगे आपको उचित रूप से। सबसे पहले शुरू करते हैं। SO2 का जली विलयन है। देखिए SO2 का जो जली विलयन है ना वो कैसा होता है, वो होता है अम्लीय। अब कैसे होता है देखो ज़रा। SO2 का जो जली विलयन होता है वो अम्लीय होता है। यह जल के साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये जो 2SO2 प्लस 2H2O ये जल के साथ अपक्रिया किया और प्लस ऑक्सीजन है ना, इसके साथ अपक्रिया करके बनाता है 2H2SO4। तो ये तो आप जानते हो ये क्या है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या था, ये सल्फर डाइऑक्साइड था। तो SO2 जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, ये अम्ल बन के आया। ठीक है, तो आ गई ना बात समझ में। तो फिर चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है केंद्रक के अलावा किस कोशिकी अंगक में DNA होता है। तो केंद्रक के अलावा आप जानते हो माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, इसमें भी DNA होता है, DNA होता है। और सुनो, माइक्रो जो कॉन्डिया होता है इसको सूत्र कणिका भी बोलते हैं, है ना, जानते होंगे सभी लोग, सूत्र कणिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, माइक्रोकॉन्डिया को, माइक्रोकॉन्डिया सूत्र कणिका के कोसी द्रव की उपस्थिति, कोसी द्रव की उपस्थिति दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये कोसी द्रव की स्थिति में दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इसके ऊपर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA रहता है। इसके ऊपर जो है ना वो रहता है DNA है ना, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA रहता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, लिखा है जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है उसे कौन सा रोग नहीं होता। तो एस्कॉर्बिक अम्ल वाला जो अगर आप ज़्यादा आहार लोगे तो उसमें क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिकतर आहार लेने वाले रोग व्यक्ति को स्कर्वी नहीं होता है। क्यों जानते हो, क्योंकि एस्कॉर्बिक अम्ल और एंटी ऑक्साइड गुणों वाला शुगर एसिड होता है। इसमें जो है शुगर एसिड होता है स्कॉर्बिक अम्ल में, ठीक है ना, शुगर एसिड होता है जो देखने में हल्के पीले रंग का, जल में घुलनशील, ये किस रंग का होता है, पीले रंग का, है ना, पीले रंग का, जल में कैसा, घुलनशील और क्रिस्टलीय होता है। इसमें विटामिन C के रूप में पाया जाता है। भाई विटामिन C, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तो ये विटामिन C तो खूब प्रचुर मात्रा में ले रहे हो तो स्कर्वी रोग होगा नहीं। स्कर्वी रोग भी विटामिन C की कमी से ही होता है, आप जानते हो, है ना। इसमें शरीर में जांग और पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है ना, और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं स्कर्वी रोग से, इसकी कमी से, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशोषी अंग होता है। तो कर्णपल्लव पेशी, ये कौन सी होती है, कर्णपल्लव पेशी होती है। ये तुम्हारी कैसी होती है, ये अवशोषी होती है, अवशोषी होती है। क्यों, इसका जिसका कम प्रयोग होता है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। उन अंगों की समय अनुसार वृद्धि होती रहती है जैसे मनुष्य की निमेशक पटल और पिपलिका सेमी लुनेरिस कर्णपल्लों की पेशियां, है ना। और क्रमिक रूप हो गया, क्रमिक रूप और परिपेशिका, पुच्छ कशेरुकाएँ और त्वचा के बाल, अक्लदाड़ आदि, ये सब अवशोषी अंग के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अनुग्रहिक जंतु है? तो अनुग्रहिक जंतु है तुम्हारा पेलिटी हेलिम्स थिप्स, है ना। ये जो तुम्हारा जंतु है, ये जंतुओं में गुहा का अभाव होता है। इनमें पता है क्या नहीं होता है? इसमें गुहा नहीं होती है, इसमें गुहा का अभाव होता है। गुहा का अभाव होता है, क्योंकि आंत परजीवी कृमि होती है। इससे पचा पचाया भोजन प्राप्त होता है, जो भोजन का अवशोषण अपने शरीर की सतह के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो कैरेटिन है ये तुम्हारा, फाइब्रोइन है, एल्बुमिन है, तो ये तुम्हारा प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है। ये अत्यधिक सल्फेट क्रमिक ग्लाइकोसिमिनोग्लाइन इसे बोलते हैं, है ना, बोलते हैं इसको। अब देखो, इसका प्रयोग रक्त का थक्का जमाने के रोकने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, स्तनियों के जो स्तनधारी होते हैं, इनके कशेरुक मतलब रीढ़ की हड्डी में किस प्रकार का सेंट्रम पाया जाता है? ठीक है, तो इनका उभय पटलित, है ना, ये सेंट्रम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? तो प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? देखो, प्रकाश उपस्थित ना हो तो जल नहीं, ये नहीं, पर्वों का लंबान नहीं, खनिज लवणों का उद्ग्रहण नहीं। जब तुम्हारे जो प्रकाश होता है वो अनुपस्थित होगा, तब पर्णफलक का विस्तार बढ़ता है रात में, है। दूसरा, अगला क्वेश्चन, फलीदार फलीदार जो पौधे होते हैं में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? तो ये जो भी फलें ये हैं, नाइट्रेट रिडक्टेड और नाइट्रोजीनेज, है ना, ये सभी हैं। तो इनमें से ये सभी होंगे जो तुम्हारे अमोनिया को बदलने में उत्तरदायी एंजाइम होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे पौधे को जिसमें जीवाणु बनते हैं, है ना, संवहन उत्तक है, फिर परंतु पुष्प व बीज नहीं है, तो किस समूह में वर्णित किया गया है? इनको किस समूह में वर्णित किया गया है? तो ऐसी उत्तक को टेरिडोफाइटा किस समूह में वर्णित किया गया है? ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें बीजाणु बनते हैं, संवहन उत्तक हैं, परंतु पुष्प व बीज नहीं होते हैं। ठीक, तो इनको टेरिडोफाइटा समूह में वर्णित किया गया है। जैसे कि और एग्जांपल एक दो, एंजोला हो गया, फिर फर्न हो गया, ठीक है, फिर मार्सिलिया हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक छूट रहा है, उसको चाहो तो आप लिख लो। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जानते हो कैसा होता है? एक अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा
वो सदैव आभासी रहता है। कैसा रहता है? सदैव आभासी, आभासी रहेगा। ठीक, तो वो तो हो गया। अब चलो देखो, इसमें लिखा है दिए गए परिपथ में सेल में प्रवाहित धारा आई है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? भाई आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा इसमें, ये हमें फाइंड करना है। तो जरा सोचो, निकालो जरा। सबसे पहले तो इनको किस क्रम में जोड़ेंगे? ये इसको मान लो क्या, R1, इसको R2, और समांतर क्रम में इनको जोड़ो। पहले जोड़ने के बाद में जितना है वो और ये इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना। तो समांतर क्रम का फार्मूला जानते हो, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 कितना, R2, बराबर 1/r1 का मान कितना है, 2, और R2 का मान भी कितना है भैया, 2। तो यहाँ आ जाएगा 2, LCM है 2 आया, यहाँ पे 1 + 1 हो गया, बराबर कितना आया, 2/2, बराबर कितना आया, 1, है ना। ये 1 ओम आ गया, इसका मान आ गया 1 ओम। ठीक, अब इनको और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 बराबर 1 + 2, बराबर कितना आ गया, 3 ओम। ठीक, आर का मान टोटल आ गया 3 ओम। और पोटेंशियल विभव कितना है, विभव है V बराबर 6 वोल्ट। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, नोल्ट नहीं लिखा है, ये वोल्ट लिखा है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसमें करंट। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू V/, कितना, R। तो V का वैल्यू कितना है भैया, 6, और R का मान कितना है, R का मान हमने निकाला कितना, 3, भाग कर दो कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगला सवाल है, यदि यदि किसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो जाए, दोगुनी हो जाए। देखो, ये सूर्य और ये पृथ्वी, इसके बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, R बराबर कर दो 2R। ठीक है, दोगुनी कर दी जाए, है ना। तो इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। ठीक, तो आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, F इक्वल टू क्या होगा, 1/r², है ना। अब देखो F इक्वल टू कैपिटल G, जानते हो, ME, और ये MS, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान ME मान लेते हैं, और सूर्य का द्रव्यमान MS मान लेते हैं। ये है सन तुम्हारा, है, और ये है अर्थ। ठीक, बटे कितना होगा, बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर, है। और शुरू करो। अब इसका मान कितना ले लेंगे, 2 गुना। तो F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल 1/2D का स्क्वायर, है ना, बराबर प्रोपोर्शनल में ही आएगा, क्या आएगा 1/2 दूनी कितना, 4D²। तो ये कितना गुना हुआ, 1/4 गुना हो गया। तो F प्रोपोर्शनल कितना गुना, 1/4 गुना आया तुम्हारा, है ना। तो 1/4 आ जाएगा, चौथाई आंसर हो गया ये। अगला सवाल देखो, लिखा है दशमलव संख्या 37 का मान बाइनरी पद्धति में होगा। भाई बाइनरी नंबर, ये डेसिमल नंबर में लिखा हुआ, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो कैसे इसको करेंगे। देखो, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे तुम्हारा 37 है, ठीक है, इसमें देंगे हम लोग भाग, 2 से भाग देंगे। ठीक, 2 से भाग दो, इसमें 2 से भाग दिया, कितना आया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, शेषफल कितना बचा, 1। फिर 2 से भाग दिया, 2 9 18, शेषफल कितना है, 0। फिर 2 से दिया, 2 चौको 8, शेषफल कितना है, 1। फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा इसमें, 0। फिर 2 से दिया, कितना बचा, 2 एकम 2, और इधर शेषफल कितना बचा, 0। ये वाला 1 इधर रख देंगे और इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो उल्टा लिखेंगे क्या आएगा, पहले
ये वाला एक यहाँ रखा है, तो यहाँ आएगा 1 फिर 0 0, देखो 1 0 0, ठीक। अब इसके बाद फिर 1 फिर 0 1, ये देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट, ये क्या लिखते हैं, ये इसका रिमाइंडर लिखते हैं, है ना, रिमाइंडर लिखते हैं इधर। अब चलो अगला सवाल देखो, लिखा है यदि एक वेक्टर ए का परिमाण कितना है, 10 है, ठीक, तो दिशा उत्तर है, दिशा कौन सी उत्तर है, तो वेक्टर -2a का परिमाण व दिशा क्या होगा। देखो एक वेक्टर है, ये इससे ऊपर की ओर मान लेते हैं उत्तर दिशा है ना, तो इधर कौन सी दिशा है, उत्तर है, उत्तर है, ठीक। इसका परिमाण कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरा -2a, तो माइनस कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, ये क्या था तुम्हारा a, तो इधर कितना आएगा 2a बराबर कितना है 10 है तो सेंटीमीटर, तो a बराबर 10 है, तो इधर इधर बराबर कितना हो जाएगा 2a बराबर 20 हो जाएगा, है ना। और नीचे कौन सी दिशा रहेगी, दक्षिण दिशा रहेगी, निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव, अगर ये वेक्टर इधर होता है ये पॉजिटिव होता, चतुर्थांश में पढ़ाया होगा, और ये कौन सी होती है, निगेटिव होता है, ये ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इधर क्या आ जाएगा 2, डी नंबर ऑप्शन है ना, डी नंबर करेक्ट। अगला ऑप्शन देखो लिखा है एक आवेशित कण क्यू नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है, कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो कण पे लगने वाला देखो आप जानते हो F बराबर QVB, लॉरेंज बल पड़ा होगा, इधर कितना आएगा साइन थीटा, इनके बीच में एंगल तो है नहीं, तो थीटा इक्वल टू कितना ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू देखो समांतर है ना, बल रेखाओं के गतिमान समांतर, तो समांतर रेखा में थीटा इक्वल टू कितना ले लेंगे 0, तो F इक्वल टू QVB और साइन कितना 0 डिग्री, तो साइन क्योंकि आप जानते हो कितना साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0, तो QVB इंटू कितना हो गया 0, अगर ये 0 हो गया तो सब 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0 0, है ना। अगला सवाल देखो, लिखा है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध है। आप जानते हो देखो रेखीय प्रसार गुणांक को काय से डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को काय से डिनोट करते हैं, बीटा से। और आयतन जो प्रसार गुणांक होता है उसको डिनोट करते हैं काय से, गामा से। ये बीटा है भैया, बीटा, ठीक है, बीटा से। और चूंकि आप जानते हो क्या बीटा बराबर क्या होगा 2 अल्फा होता है, और गामा बराबर क्या होता है 3 अल्फा, ठीक। तो इनको कैसे लिखेंगे, तब जानो जरा, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात क्या गामा बराबर कितना होगा 1:2 अनुपात कितना 3, ठीक। तो ये ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है, ए नंबर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा है कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है ना, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। ये जो गुण है ये किसके हैं ये तो क्षारीय के हैं, ठीक है, क्षारीयता के हैं, तो इसका पीएच मान लाल को नीला कर रहा है, मतलब ये क्षारीय गुण है। तो क्षारीय गुणों में क्षारीय गुण है, क्षारीय गुण में, क्षारीय गुण में आप जानते हो पीएच मान, पोइसन्स द हाइड्रोजन पीएच का पूरा नाम है ना, पीएच मान, पीएच मान। अगर ये क्या हुआ, क्या कम हुआ, पीएच मान का मान 0 से तुम्हारा कम हुआ है ना, मतलब यहाँ पे होता है 7 7, 0 नहीं 7, 7 से अगर कम हुआ तो ये होगा अम्लीय, अम्लीय। और अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा क्षारीय, ठीक। तो ये क्या है 7 से होगा ज़्यादा, क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो 7 से ज़्यादा कौन है ऑप्शन में, डी नंबर, हो गया ना। अब देखो पीएच मान आंकिक पैमाना है, जानते हैं ना आप, ये पढ़ चुके होंगे। चलो आगे बढ़े, नहीं फिर टाइम लग जाता है, लंबे वीडियो हो जाते हैं। लिखा है CIF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल
प्रयुक्त होता है। अब जरा देखो, नंबर 1 तो ये पता है ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है, ये क्लोरीन का जो है तुम्हारा फ्लोरिनेशन किया गया है ना। तो लिखो जरा, क्लोरीन, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड, यह क्लोरीन के फ्लूओरिनेशन से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखो रिएक्शन लिखें, देखो 3F3 प्लस Cl2 इक्वल टू ClF3। इसके अंदर लिखेंगे इसका संकर ऑर्बिटल इसका संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। कौन सा? देखो ClF3 इजिकल टू 7 + 3 अपॉन 2 इजिकल टू कितना आ गया 5, जोड़ देंगे है ना। तो ये किसका ऑर्बिटल है? sp2 का, sp2 है ना। तो इसमें कौन सा यूज होगा? देखो sp2 आया, तो चूंकि sp3d इजिकल टू कितना है 5, तो sp3d होगा इसका ये संकर ऑर्बिटल। अगला सवाल देखो, मार्स गैस किसे कहते हैं? भैया जानते हो, दलदली स्थानों में पाए जाने वाली, कक्षा 10 में पढ़ाया होगा सोडा लाइम तथा सोडियम एसीटेट के मिश्रण से गैस मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? मेथेन गैस, CH4 है ना। ये रंगीन और गंधहीन गैस होती है, दलदली स्थानों में पाई जाती है। अगला सवाल, जंग लगना एक प्रक्रिया है, तो जंग लगना एक प्रक्रिया कैसी? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है ये, ठीक है। ऑक्सीकरण, ये इस अपक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन निकल जाता है और जिससे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से इसके फलस्वरूप आयन का जो धनावेश होता है वो बढ़ जाता है, आयन का जो धनावेश होता है वो बढ़ जाता है। तो जब आयन का धनावेश बढ़ जाता है तो आयरन में क्या होता है, Fe जो होता है, इसमें क्या होता है, धनावेश बढ़ जाएंगे। धनावेश बढ़ने से इसमें फेरिक आयरन, ये जो आयरन है ये Fe और बढ़ गया, तो ये फेरिक आयरन में बदल जाता है, जिससे ब्राउन कलर का जंग लग जाता है। ओके सर, अगला सवाल, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। भैया पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? अभी देखो बहुत ही पेट्रोलियम की मारामारी चल रही है ना, युद्ध चलने की वजह से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो प्रभावी आसवन द्वारा, ये प्रभावी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। ये बड़े बड़े औद्योगिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा मिश्रण में अवयवों को अलग कर, इसके मिश्रण से इस प्रक्रिया के द्वारा मिश्रणों को अवयवों को मिश्रण से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बेयर अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्षारीय तनु विलयन होता है इसको क्या बोलते हैं? बेयर अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, बेयर अभिकर्मक के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? KMN, बहुत ही बेसिक है, KMnO4 के क्षारीय विलयन के बेयर अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है। ये कैसा होता है? क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है, बेयर अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है।
यह नाम कार्बनिक रसायन के वैज्ञानिक ये नाम किसने दिया था इनको? इसको ये नाम दिया था जो वैज्ञानिक हुए अल्डोल्फ अल्डोल्फ है ना, अल्डोल्फ वान ने दिया था ये, अल्डोल्फ वान बेयर ने दिया था, बेयर ने ये नाम इनका दिया था। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? शून्य। अब ये कहाँ पर होता है देखो जरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वो शून्य चुंबकीय निरक्ष पर होता है। कहाँ पर होता है? चुंबकीय निरक्ष पर होता है। क्योंकि जानते हो, अभी प्रूव करते हैं इसको। चुंबकीय निरक्ष पर होता है, और क्योंकि बीवी क्षैतिज घटक इंटू ऊर्ध्वाधर घटक बराबर बीवी इंटू बी एच क्या होता है? टेन थीटा होता है। नति कोण नमन कोण पढ़े हो ना, ये टेन थीटा वही है, ये नति कोण है या नमन कोण, एक ही नाम है, दोनों के सेम होता है ना। अब थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। जहाँ पर 0 होगा तो अगर ये थीटा बराबर 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा। नति कोण और नमन कोण दुनियादारी जो भी है सब शून्य हो जाएगा, तो ऊंचाई घटक का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा शून्य। ठीक, अगला सवाल देखो। अगले में लिखा है पोटास एलम फिटकरी जिसका सूत्र है। तो फिटकरी का जो सूत्र है वो आप जानते हो क्या होता है? C2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज और 24H2O। याद आया? ये क्या है? पोटास एलम है ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं जानते हो ना? जल के शोधन में, जल के शोधन में, शोधन में। फिर दूसरा जल के शोधन में हो गया, रंगाई में, केमिकल रंगाई में किया जाता है ना। नंबर 2 अग्निरोधक में, जो अग्निरोधक जो अग्नि बुझाने वाले यंत्र होते हैं, अग्निरोधक में, अग्निरोधक में। ठीक है, और अग्निरोधक की वस्तु में। ठीक है आदि। और सुनो, इसका उपयोग वो दाढ़ी जब बनाने के बाद में नहीं नाई लोग लगा देते हैं फिटकरी, तो उसमें रक्त के रोकने में, रोकने में, रक्त के रोकने में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं चलो अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। इस वीडियो को पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना, और शेयर जरूर कर लेना।